23 अप्रैल 1992 भारत के शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। अखबारों की एक हेडलाइन ने पूरे देश को हिला दिया। अगले कुछ हफ्तों में बैंकों और निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपए डूब गए। कुल मिलाकर ये आंकड़ा करीब 4,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो उस दौर के हिसाब से एक बेहद चौंकाने वाली रकम थी। और इस पूरे खेल के पीछे था एक अकेला आदमी, मुंबई की भीड़ भरी लोकल ट्रेनों में सफर करने वाला एक मामूली ब्रोकर, जिसे दुनिया बुलाने लगी बिग बुल। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1991 के भारत में। वो साल था जब भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम रह गया था कि सरकार को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। इसी संकट से निकलने के लिए सरकार ने बड़े आर्थिक सुधार किए, जिन्हें आज हम जानते हैं लिबरलाइजेशन के नाम से। बाजार खुलने लगे, नियम ढीले पड़ने लगे और नए पैसे की आमद शुरू हुई। इसी माहौल में अचानक शेयर बाजार में एक नई ऊर्जा दिखने लगी। हर कोई पैसा कमाना चाहता था और हर कोई एक ऐसे आदमी की तलाश में था जो रास्ता दिखा सके। उस दौर में शेयर बाजार को लेकर आम जनता में जागरूकता बहुत कम थी। ज्यादातर लोग अखबार की एक हेडलाइन पढ़कर या किसी एक्सपर्ट की सलाह पर पैसा लगा देते थे, बिना ये समझे कि असल में कंपनी करती क्या है। यही माहौल था जिसने हर्षद जैसे किसी शख्स के लिए रास्ता आसान बना दिया, जहां भरोसा जल्दी बनता था और सवाल देर से पूछे जाते थे। वो आदमी बनकर सामने आया हर्षद मेहता, ठीक उसी वक्त, ठीक उसी मौके पर। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में बसने से पहले हर्षद का परिवार रायपुर में रहता था, जो उस समय मध्य प्रदेश में था। मुंबई की भीड़, संघर्ष और सपने, यही वो शहर था जहां हर्षद बड़ा हुआ। घर की हालत साधारण थी। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता दिखता था, मेहनत। पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षद ने कई छोटी मोटी नौकरियां की, कहीं सेल्समैन के तौर पर, कहीं क्लार्क के तौर पर। कहीं भी दिल नहीं लगा, कहीं भी बड़ा मौका नहीं मिला। लेकिन हर्षद के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसे शेयर बाजार में एक ऐसा मौका दिखता था जहां बाकी लोगों को सिर्फ जोखिम नजर आता था। 1980 के दशक के आखिर तक हर्षद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में एक जॉबर के तौर पर काम करने लगे। जॉबर मतलब वो ब्रोकर जो दिन भर में कई बार शेयर खरीदता बेचता है, छोटे छोटे मुनाफे के लिए एक हाई रिस्क हाई स्पीड खेल। यहीं से उनकी असली पहचान बननी शुरू हुई। उन्होंने अपनी खुद की ब्रोकिंग फर्म खोली, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, और धीरे धीरे बाजार में उनका नेटवर्क फैलता गया। 1990 आते आते हर्षद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक आधिकारिक सदस्य बन चुके थे और बाजार में उनका नाम लिया जाने लगा था, बड़े भरोसे और थोड़े डर के साथ। लोग उन्हें बुलाने लगे बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, क्योंकि जिस भी शेयर पर हर्षद हाथ रखते उसकी कीमत तेजी से ऊपर जाने लगती थी। उनका रहन सहन भी अब पूरी तरह बदल चुका था।
साउथ मुंबई का आलीशान फ्लैट, महंगी विदेशी गाड़ियां। मीडिया में उन्हें भारत का वॉरेन बफे तक कहा जाने लगा। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसे समझने में देश के सबसे बड़े बैंकों को भी सालों लग गए। इसे समझने के लिए पहले एक सिस्टम को समझना जरूरी है जो बैंकों के बीच होता था, जिसे कहते थे रेडी फॉरवर्ड डील। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक को कुछ दिनों के लिए पैसा उधार देता था, बदले में सरकारी बॉन्ड्स गिरवी रखे जाते थे। ये एक बिल्कुल सामान्य, वैध और रोजमर्रा की बैंकिंग प्रक्रिया थी। लेकिन एक दिक्कत थी, ज्यादातर मामलों में असली बॉन्ड्स की डिलीवरी तुरंत नहीं होती थी। इसकी जगह एक कागजी रसीद दी जाती थी, जिसे कहते थे बैंक रसीद या बीआर, जो गारंटी देती थी कि बॉन्ड्स कहीं सुरक्षित रखे हैं। हर्षद ने यहीं एक बड़ी खामी ढूंढ ली। उन्होंने 2 छोटे, कम जाने पहचाने बैंकों से संपर्क किया, बैंक ऑफ कर्डिश और मेट्रोपॉलिटन को कोऑपरेटिव बैंक। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों बैंक उनके इशारे पर काम करने को तैयार हो गए। इन बैंकों से हर्षद फर्जी बीआर जारी करवाते, यानी कागज पर बॉन्ड्स मौजूद दिखते, जबकि असल में उनका कोई वजूद ही नहीं था। ये पूरी तरह एक कागजी धोखा था। इन फर्जी रसीदों के सहारे बड़े बड़े बैंक, जिनमें कुछ सरकारी बैंक और बीमा कंपनियां भी शामिल थीं, वो हर्षद को करोड़ों रुपए उधार दे देते, ये सोचकर कि उनके पैसे के बदले असली सरकारी बॉन्ड्स गिरवी हैं। दरअसल पूरा सिस्टम इतना पेचीदा था कि एक ही रसीद के सहारे पैसा कई बैंकों के बीच घूमता रहता। इसे बाद में जांचकर्ताओं ने नाम दिया डबल फाइनेंसिंग। और वो पैसा हर्षद सीधा शेयर बाजार में झोंक देते, खासकर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में, जैसे एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में। जितना ज्यादा पैसा आता, उतना ही उन शेयरों को खरीदा जाता, और जितना खरीदा जाता, उतना ही उनका दाम आसमान छूता जाता। एक ऐसा चक्र जो अपने आप को बार बार दोहराता रहा। सिर्फ 1 साल के भीतर एसीसी का शेयर लगभग 200 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए के पार पहुंच गया। एक ऐसी छलांग जिसका कोई ठोस बिजनेस कारण नहीं था। जब लोगों ने पूछा कि इतनी बड़ी बढ़त कैसे जायज है, तो हर्षद ने एक थ्योरी दी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी। उनका तर्क था कि अगर आज उस कंपनी को दोबारा खड़ा किया जाए तो लागत कहीं ज्यादा आएगी, इसलिए शेयर का दाम भी उतना ही होना चाहिए। बहुत से बड़े एक्सपर्ट्स और फंड मैनेजर्स भी इस तर्क में उलझ गए, क्योंकि उस वक्त पैसा बन रहा था, और जब पैसा बन रहा हो तो कोई सवाल नहीं पूछता। सिर्फ एसीसी नहीं, वीएसएनएल, बीपीएल, स्टरलाइट जैसे कई और स्टॉक्स भी इसी तरह ऊपर धकेले गए। बाजार में इन्हें बुलाया जाने लगा हर्षद ग्रुप स्टॉक्स। एक और दिलचस्प पहलू यह था कि हर्षद मेहता का ऑपरेशन इतना बड़ा हो चुका था कि एक अकेले व्यक्ति के लिए उसे संभालना लगभग नामुमकिन था। उनके पास ब्रोकरों और सहयोगियों की एक पूरी टीम काम करती थी, जो अलग अलग बैंकों और अलग अलग स्टॉक्स के बीच पैसे और रसीदों का जाल बुनती रहती थी। कुछ जांचकर्ताओं का मानना था कि इस पूरे नेटवर्क में इतनी परतें थीं कि खुद हर्षद मेहता के लिए भी पूरी तस्वीर को ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। पैसा इतनी तेजी से इतनी जगहों पर घूम रहा था। पूरा बाजार ऊपर जा रहा था।
छोटे निवेशक भी मुनाफा कमा रहे थे और यही वजह थी कि लोग हर्षद को लगभग भगवान की तरह मानने लगे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये पूरी इमारत कागज के पत्तों पर खड़ी है। लेकिन एक पत्रकार को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नाम था सुचेता दलाल, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बिजनेस जर्नलिस्ट जो बैंकिंग सिस्टम की बारीकियों को गहराई से समझती थीं और जिन्हें बैंकों की भाषा में छिपे झूठ पकड़ने का हुनर आता था। उन्हें पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपने ही ऑडिट में एक बड़ा गैप सामने आया है। करोड़ों रुपयों का हिसाब मेल नहीं खा रहा। ऐसा माना जाता है कि उन्हें बैंक के अंदरूनी सूत्रों ने भी कई अहम जानकारियां दी। 23 अप्रैल 1992 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट छाप दी, जिसका शीर्षक था दी स्कैम, और उस एक रिपोर्ट से पूरे देश में हड़कंप मच गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तुरंत जांच के लिए एक कमेटी बनाई, ये पता लगाने के लिए कि आखिर बैंकों का पैसा गया कहां और कितने बैंक इसमें शामिल थे। अगले कुछ दिनों में बाजार गिरना शुरू हुआ। घबराए हुए निवेशक हर्षद ग्रुप के शेयर बेचने के लिए टूट पड़े और जो कीमतें कागज पर खड़ी थीं, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगीं। इस पूरे उछाल का असर सिर्फ भारतीय निवेशकों तक सीमित नहीं रहा। विदेशी संस्थागत निवेशक भी भारतीय बाजार में तेजी से पैसा लगा रहे थे, इसी उम्मीद में कि उदारीकरण के बाद भारत की अर्थव्यवस्था लंबी छलांग लगाने वाली है। जब घोटाला उजागर हुआ तो इन्हीं विदेशी निवेशकों का भरोसा सबसे पहले टूटा। कई बड़े फंड्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे संकट और गहरा हो गया। ठीक उस वक्त जब भारत को विदेशी निवेशक की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब पूरी जांच हुई तो जो आंकड़े सामने आए वो हैरान करने वाले थे। कुल घोटाला लगभग 4025 करोड़ रुपए का था। उस दौर के हिसाब से ये एक बेहद बड़ी रकम थी और आज के हिसाब से तो कई गुना ज्यादा होगी। और हर्षद अकेले नहीं थे। जांच में सामने आया कि 27 से ज्यादा बैंक और वित्तीय संस्थान इस पूरे खेल में किसी न किसी तरह शामिल पाए गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, जो घोटाला उजागर होने से पहले लगातार ऊपर जा रहा था, अगले कुछ महीनों में लगभग 40% तक गिर गया। यानी सिर्फ एक आदमी की चालाकी ने पूरे भारतीय शेयर बाजार की नींव हिला दी थी और देश विदेश के निवेशकों का भरोसा भी। जांच के दौरान एक और बेहद विवादित मोड़ आया, जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया। जुलाई 1993 में हर्षद मेहता ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को एक सूटकेस में लगभग 1 करोड़ रुपए नकद पहुंचाए थे, ताकि मामले में उन्हें राजनीतिक मदद मिल सके। With this kind of a crowd and this kind of a heat, yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a P.V. Narasimha Rao scam. इस आरोप ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर डाली।
हालांकि इस आरोप को अदालत में कभी पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका और कई सालों बाद इससे जुड़ा मामला खारिज हो गया। लेकिन इस एक दावे ने हर्षद मेहता की कहानी को सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम से एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल दिया। ये वाकया आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में गिना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया और उन पर 70 से ज्यादा आपराधिक और सैकड़ों दीवानी मामले दर्ज हुए। मामला इतना बढ़ा था कि भारतीय संसद ने खुद एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बनाई ताकि पूरे स्कैम की गहराई से जांच हो सके और भविष्य में इसे रोकने के तरीके सुझाए जा सकें। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि जांच के दायरे में हर्षद मेहता अकेले नहीं आए। उनके भाई अश्विन मेहता और परिवार के कुछ और सदस्यों पर भी आरोप लगे, क्योंकि परिवार का कारोबार आपस में गहराई से जुड़ा हुआ था। जेपीसी की सुनवाई के दौरान कई सनसनीखेज दावे और जवाबी दावे सामने आते रहे। कभी गवाहों के बयान बदल गए तो कभी सबूत खो गए, जिससे पूरा मामला और लंबा खिंचता चला गया। इसी दौरान एक और मामला सामने आया। नेशनल हाउसिंग बैंक से जुड़ा लगभग 600 करोड़ रुपए का घोटाला और इसे भी हर्षद से जुड़ा बताया गया। बरसों तक कोर्ट में केस चलते रहे, लेकिन 1999 में एक विशेष अदालत ने हर्षद मेहता को धोखाधड़ी से जुड़े मामले में दोषी करार दिया। आखिरकार 2 दशकों से ज्यादा वक्त तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद भी इस स्कैम से जुड़े कई मामलों का पूरी तरह निपटारा उनकी मौत के बाद ही हो पाया। लेकिन सजा पूरी होने से पहले ही 31 दिसंबर 2001 को जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उस वक्त भी उनके कई मामले अदालतों में चल रहे थे। इस घोटाले का एक और बड़ा असर हुआ। सरकार को शेयर बाजार की निगरानी सख्त करनी पड़ी। एसईबीआई को कहीं ज्यादा अधिकारी दिए गए और आगे चलकर एक नया इलेक्ट्रॉनिक, ज्यादा पारदर्शी एक्सचेंज बना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। आने वाले सालों में शेयरों को कागजी सर्टिफिकेट की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रखने का सिस्टम भी शुरू हुआ, जिसे डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है। इससे भविष्य में इस तरह की फर्जी कागजी हेरा फेरी को रोकने में काफी मदद मिली। यानी हर्षद मेहता का एक घोटाला ट्रेडिंग से लेकर सेटलमेंट तक, निगरानी से लेकर तकनीक तक, भारत के पूरे शेयर बाजार के ढांचे को हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? उन लाखों छोटे निवेशकों को जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बाजार में लगाई थी, इस उम्मीद में कि उनका पैसा बढ़ेगा, कि उनकी जिंदगी थोड़ी आसान होगी। छोटे निवेशकों की कहानियां उस दौर के अखबारों में लगातार छपती रहीं। एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की कहानी जिसने अपनी पूरी पेंशन की रकम शेयर बाजार में लगा दी थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए पैसे डुबो दिए। ऐसी हजारों कहानियां थीं, अलग अलग शहर, अलग अलग चेहरे, लेकिन दर्द एक जैसा, भरोसे का टूटना और उस भरोसे के साथ जिंदगी भर की मेहनत का डूब जाना। बहुत से निवेशकों ने उसके बाद दोबारा कभी शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाया,
एक पूरी पीढ़ी के लिए शेयर बाजार शब्द ही डर और शक की निशानी बन गया, जिससे टूटने में सालों लग गए। दिलचस्प बात यह है कि हर्षद मेहता ने अपनी गिरफ्तारी के बाद भी हार नहीं मानी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक बार फिर बाजार में वापसी करने की कोशिश की और एक न्यूज़लेटर के जरिए स्टॉक टिप्स देना शुरू किया। लेकिन तब तक उनकी साख पूरी तरह टूट चुकी थी और नियामकों की नजरें भी उन पर लगातार बनी हुई थीं। उनकी दूसरी पारी कभी वो ऊंचाई नहीं छू पाई जो पहली बार मिली थी। हर्षद मेहता की निजी जिंदगी भी उतनी ही चर्चा का विषय रही जितना उनका कारोबार। मीडिया उनके हर बयान, हर इंटरव्यू को बड़ी बारीकी से कवर करता, क्योंकि वो एक ऐसा किरदार बन चुके थे जो हीरो और विलेन दोनों की छवि एक साथ जीता था। कुछ लोग उन्हें आज भी एक ऐसे शख्स की तरह याद करते हैं जिसने आम आदमी को पहली बार शेयर बाजार से जोड़ा, भले ही जिस तरीके से जोड़ा वो पूरी तरह गलत था। तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों के लिए वो सिर्फ एक ऐसे धोखेबाज की तस्वीर है जिसने बैंकों का इस्तेमाल आम जनता को लूटने के लिए किया। यही दोहरी छवि है जो आज भी हर्षद मेहता की कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है, न पूरी तरह हीरो, न पूरी तरह विलेन, बल्कि एक ऐसा किरदार जिसने सिस्टम की सबसे गहरी खामियों को बेनकाब कर दिया। पत्रकार सुचेता दलाल और देबाशीष बसु ने इस पूरी जांच पर एक किताब लिखी जो बाद में एक बेहद लोकप्रिय वेब सीरीज का आधार बनी, जिसने एक नई पीढ़ी को इस कहानी से रूबरू कराया। आज के दौर में जब भी कोई नया स्टॉक अचानक बिना किसी ठोस वजह के आसमान छूने लगता है, तो निवेशक और एक्सपर्ट्स तुरंत बोल देते हैं, ये तो हर्षद मेहता वाला पैटर्न लग रहा है। हर नए बड़े फाइनेंशियल स्कैम की तुलना, चाहे वो केतन पारेख का हो या सत्यम कंप्यूटर्स, हर्षद मेहता से ही की जाती है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही भारत को एक ऐसा सबक सिखा दिया जिसे भूलना आसान नहीं, कि जितनी तेजी से कोई चीज ऊपर जाती दिखे, उतनी ही सावधानी से उसे परखना चाहिए। हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, ये भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की सबसे बड़ी खामी की कहानी है, जिसने हमें सिखाया कि भरोसा कभी भी आंख मूंदकर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो अगली वीडियो देखना मत भूलना, जहां हम बात करेंगे एक और घोटाले की जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया।